बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फैसला कुन घड़ियाँ आन पहुंची हैं और आइंदा चंद रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ तमाम अरकान असम्बली अपना हल्फ उठाएंगे और बाद में वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन भी होगा और इस मुल्क के नए वज़ीर आज़म का चुनाव किया जाएगा। इसके साथ साथ कल पंजाब असम्बली का बड़ा अहम इजलास है और मुल्क की तारीख में पहली बार कोई खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। मरीम नवाज साहबा का लीड जो है वो सामने है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि वो वज़ीर आला जो है वो ना बन पाएँ। इसके अलावा आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन कहें या सरबराह कहें वक्ती तौर पे गौहर अली खान साहब जो हैं, उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि वो IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि जो अगली केस है वो ना दी जाए, जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके मुतालिक आगाह करने जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि पहले भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि IMF की किस्त जो है वो रुकवाई जाए और शौकत तरीन साहब और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई थी। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि आने वाली हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज है सबसे आने के बाद वो ये है कि वो उसने IMF के साथ एग्रीमेंट करना है और IMF के साथ माशी सूरत हाल के मुताबिक जो है वो चलना है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो ख़त लिखने जा रही है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पीपल पार्टी की जो आइनी इदारों के सरबराह बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जरदारी साहब होंगे, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, बाकी गवर्नर्स के ओहदे मिलेंगे, तो उस पर भी बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज कादर मंदो खेल साहब, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। और फिर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं राना एहसान अफजल मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करेंगे कि उनकी हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और वो किस तरह इनसे निपटेंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कादर मंदो खेल साहब के साथ। कादर साहब, मुझे बताइएगा कि आपका एग्रीमेंट तो हो गया नून लीग के साथ, सियासी इत्तेहाद तो बन गया, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसको उस पर ओवरकम करने के लिए, उससे काबू करने के लिए, उससे निपटने के लिए जो है वो क्या पीपल पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी, क्योंकि आप लोग कबीना में हिस्सा नहीं ले रहे? देखिए जावेद बलोच साहब, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी एक ट्रायंगल के तौर पे इस वक्त सामने आई है। एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की है और तीसरी पोजीशन जो है ना पीपल्स पार्टी की है। अगर पीपल्स पार्टी इन दोनों में से किसी को सपोर्ट ना करे तो आप मुझे बता दें, क्या ये असम्बली खड़ी हो सकती है, ये हुकूमत जो है ना बन सकती है? जो कि नहीं, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि PTI से तो हमारा कोई रब्ता है ही नहीं है। लिहाजा हमने पुराने जो हमारे इत्यादी रहे PDM के वक्त में उनको ऊपर हमने अमीन कर दिया। अच्छा, पिछली 16 महीने की जो हुकूमत है उसमें भी बहुत सारे बातें हमारी तरफ से उनकी तरफ से भी आती थी। गो के सारे जो ओहदे थे वो तो नून लीग के पास थे, हमारे पास तो 2-3 वजारतें थी जिसकी परफॉर्मेंस भी हमने दिखाया है, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि नहीं जी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। तो लिहाजा बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फैसला किया कि फुल फ्लैज इन्हीं को हुकूमत करने दें, इवन की असम्बली में भी रुकावट ना हो, स्पीकर भी उनको दिया जाए, ताकि ये ना कह सके कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फला फला हमारे साथ शरीक है, उसकी जिम्मेदारी है। तो इस बेस पे हमारी पार्टी ने, हमारी CAC ने यह फैसला किया है और अब देखते हैं सूरत हाल क्या है। बाकी जो आईनी ओहदों की आपने बात की है, सदर पाकिस्तान का जहां पहले से बिलावल साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम अनाउंस किए है, तो वो तो हमारे कैंडिडेट रहेंगे। हमारे कैंडिडेट तो सेनेट चेयरमैन के लिए भी रहेंगे और हमारे कैंडिडेट तो बाकी ओहदों के लिए भी रहेंगे। तो उसके ऊपर कहाँ तक नून लीग हमारे साथ इत्तेफाक करती है, कहाँ तक नहीं करती है। लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हैं सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो एक आईनी ओहदा है। उनकी हुकूमत की जो लेन देन है, हुकूमत की जो इख्तियारात है, उनसे कोई सरोकार नहीं होता है। हुकूमत फुल फ्लेज काबीना के साथ जो ना अपने फैसले कर सकती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा फैसला है। जो 16 माह की हुकूमत में जो तनकीद की जा रही थी, तो अब मेरे ख्याल में तनकीद अगर अच्छा ही होगा तभी नून लीग के खाते में, और अगर तनकीद होगा तभी उनके खाते में। ठीक है। अदर भाई, मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं इलेक्शन के लिए, जो वज़ारत उज़्मा का बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, गो कि आपका क्लेम है कि 180 सीटें आपके पास हैं, लेकिन जो दादोशुमार नज़र आ रहे हैं वो तो वो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। लेकिन इससे पहले आज गौहर अली खान साहब ने IMF को ख़त लिखने का फैसला किया है। पहले भी आपने ये कोशिश की थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये कहा था कि ख़त लिखा जाए, IMF की किस्त रोकी जाए।
तो इससे मुल्क को नुकसान नहीं होगा? आपकी सियासत तो ठीक है, आपकी आपकी रेटिंग भी आ जाएगी, आपके जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं होगा इससे? बहुत शुक्रिया जावेद लोई साहब, ये समझ की बात है ना। स्टेट्समैन बन के सोचना है कि इस मुल्क में जाली मैंडेट से मैंडेट चोरी करके एक हुकूमत आ रही है जिसने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, और कंप्रोमाइज करके इन्होंने फायदे करते हैं, उसमें एडवांटेजेस लेते हैं, किक पैक्स के शक्ल में, कोई और कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में। तो इस हुकूमत पे तो एतबार नहीं है ना। तो हमने तो हमारी तरफ से अगर जाएंगे तो फैक्ट्स जाएंगे कि इस मुल्क में जो जमहूरियत आई है, जो गवर्नमेंट सिलेक्ट होकर आई है, क्वेश्चन में गालबन ये नहीं होगा कि किस दे या ना दे। IMF तक हकायक रख रहे हैं और हकायक आने चाहिए, ये हमारा राइट है कि हमने बताना है पूरी दुनिया को ये पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म हो रहा है, या जमहूरी गवर्नमेंट किस तरह बनाई गई है, किस तरह हैंड पे और किस तरह फेविकॉल लग के ये हुकूमत जुड़ी पड़ी है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो ये तो हकायक आने चाहिए। आईने पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि इस तरह से इलेक्शन होने हैं। नहीं सर, वो अजहर साहब वो कह रहे हैं कि हम IMF को लिखेंगे कि इन हलकों का ऑडिट करवाया जाए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किस देनी है कि नहीं देनी। तो ये तो डायरेक्ट जो है वो किस रोकने की है ना, एग्रीमेंट ना किया जाए। देखिए मैं बताऊं आपको जावेद बलोच साहब, सवाल बड़ा वाजे है, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? इलेक्शन कमीशन के सामने आज मैंने यही रखा है, ये कौन सा बड़ी बात है भाई? ये अगर आप नीयत आपकी साफ होनी चाहिए तो आज मैंने यही कहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कल ये बहाना बनाया जाएगा जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ले जाए। मैंने 2 हलकों के हवाले से बताया, मैंने कहा सबूत सामने है, फॉर्म 45 सामने है, फॉर्म 47 सामने है। इलेक्शन दादरी में एक कैंडिडेट को जबरदस्ती बिठा लिया, रिटायर कर लिया गया, अगवा, पर्चे, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। इसमें कुछ कौन सी तहकीक की जरूरत है? इलेक्शन कल खत्म करा दें उन हलकों के अंदर। यानी ये तकरीबन समझ लेना कि ये कोई 80 के करीब हल्के बनते हैं, 80 के करीब हल्कों में इलेक्शन दोबारा करा लें, ये कौन सा कोई बड़ी बात है? बड़ा सिंपल सा इशू है। आप नहीं मानते फॉर्म 45 को या 40, हालांकि फॉर्म 45 और 47 को एग्जैक्ट इस पोजीशन में ले ले तो वो मुकाबले कबूल। वजह देखिए, वजह क्या है? हुकूमत हमारी है, हमने चलानी है। हम IMF से बेहतरीन डील कर सकते हैं, हमें इन पे एतबार नहीं है, जो कि मैंडेट हमें दिया गया है इस मुल्क को आपने चलाना है। चले आप मैंडेट जो है वो नहीं मान रहे। मंदोखेल साहब, ये सादा सी बात है सर कि अदर भाई कह रहे हैं कि जी बड़ी सादा सी बात है, हम तो खत लिखने जा रहे हैं और IMF को लिखेंगे कि एग्रीमेंट करे ना करे। तो ये इतनी सादा सी बात है कि बड़े आराम से जो है वो कानूनी फॉर्म भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ जा रही है IMF के पास। देखिए 2007 में हमारी कायद को शहीद किया गया, हमने पाकिस्तान का खप्पे लगाया, नारा लगाया था आसिफ अली जरदारी साहब। 2018 में RTS सिस्टम उठा के इस मखलूक को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए। हमने आवाज लगा है बिलावल साहब असम्बली में, इमरान खान का दम बड़ा हम तुम्हारे साथ है। आज अगर पुख्तनख्वा में इलेक्शन हुआ है, जहां से ये जीत रहे वहां तो फेयर इलेक्शन हुआ है, बाकी सूबों में अगर वो नहीं जीत रहे या चंद सीटें जीत गए तो वहां वो पाकिस्तान के खिलाफ। अब मुझे बताओ दहशतगर्दी का डेफिनेशन क्या है? कत्ल, गारत, बम ब्लास्ट वगैरह सारा है ना, ये डेफिनेशन अजहर साहब वकील है, बेहतर डेफिनेशन कर सकते हैं। ये बताओ मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है? मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या ये मुल्क दुश्मनी में नहीं आता है कि आप अपनी इलेक्शन जो आप चाहते हो कि पूरा पाकिस्तान जीत जाए, आप न जीत सके, आप IMF को पाकिस्तान की जो किस्त है वो रुकने के, इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है? आपने जो 9 मई में जिस तरह शोदा के यादगारों को जिस तरह जिना उस पे कोर कमांडर उस पे दूसरे पे जलाओ गिरा जो किए है, वहां तो आप कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, सारी वीडियो मौजूद है, जियो फेंसिंग मौजूद है, क्राइम सीन मौजूद है, स्पीचेस मौजूद है, वहां तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, जबकि आपके सारी दलाल के साथ आज एक मरतबा फिर आप पाकिस्तान को दलदल की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ी गद्दारी और मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है, जरा ये मुझे बता दें। दूसरी बात ये मुझे बता दें कि यहाँ कराची में जहां जाली मैंडेट के जरिए 2018 में इनके लोग जिताए गए, आज वो वही सीटें उठा के उन्होंने MQM को दे दी है, जबकि मेरे वाला सीट मैंने जमनी खाबारे को छोड़ा था और MQM के मुस्तफा कमाल साहब को 4थे नंबर पे छोड़ा था, मुस्लिम लीग नून पूरे PTM दूसरे नंबर पे आई।
आज मेरे हल्के में जिस तरह अफरा तफरी हुई, जिस तरह हमारे जालू ने वोट छीने, 25 से 30 हजार बैलेट पेपर आज भी मेरे पास है, मैंने इलेक्शन कमीशन को दिखाया था। आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने मेरे ये सवाल है कि 3800 वोट देने वाले मुस्तफा कमाल ने जो पूरे थैले भर भर के अंदर डाले हैं बैलेट बक्सों में, उसके ऊपर तो आपकी कोई कार्रवाई नजर नहीं है। आपके इलेक्शन कमीशन ने, आपके आरओ ने, आपके डीआरओ ने, सब ने ये रिपोर्ट दी है कि जो वीडियो एमक्यूएम ने मेरे हवाले से चलाई थी वो एडिटेड थी। उसके खिलाफ तो सारी रिपोर्टों के बावजूद एक हफ्ते बाद एमक्यूएम के लोग वहां से प्रिजाइडिंग अफसर को जबरदस्ती ले जाके थाने से एफआईआर मेरे खिलाफ कटाए, जबकि मेरी दरखास्त 9 फरवरी की, बल्कि सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल का लेटर पड़ा हुआ है कि एमक्यूएम ने जो इस तरह ये पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठेले ले जाके खवातीन की वीडियो सारे मौजूद है। उस पे इलेक्शन रूल्स का सेक्शन 171, 172, 173 कहते थे फायर की जाए, जो कोर्ट में हमने 22 की पिटीशन दाखिल की है। तो आप मुझे बता दो, ये चीजें तो पीटीआई को नजर नहीं आ रही। और मेरे नीचे, मेरे हल्के के नीचे से जो है, यानी ऊपर एमएनए का सीट जो है ना वो मुस्तफा कमाल साहब को दी थी, नीचे सूबाई 112 जो है ना वो मधुखेल साहब, मैं सर वापस आता हूं आपके पास।